नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं पाठ 40। पाठ 40 में वर्तमान में कर्म प्रकरण या जीविकोपार्जन प्रकरण गतिमान है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय का विचार अथवा हम ये कह सकते हैं कि जीविकोपार्जन का विचार किस प्रकार से किया जाएगा। इस प्रकरण में ये सब कुछ रहने वाला है, जिसमें व्यवसाय भी देखेंगे, किसी व्यक्ति के पास में धन की स्थिति क्या रहेगी वह भी देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं लग्न, द्वितीयेश और बृहस्पति की क्या भूमिका रहती है और उनसे संबंधित लगभग 10 सूत्र मैं आपके बीच में लेकर आज की इस क्लास में आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। बृहस्पति और द्वितीयेश, बृहस्पति जिनको गुरु भी हम कह देते हैं, बृहस्पति, द्वितीयेश और लग्न, इन तीनों के आधार पर आज हम कुछ सूत्रों को जानेंगे, सूत्रों को सीखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर ये कुछ ये बिल्कुल ब्लैंक कुंडलियां हैं, या आप देख लीजिए। यहां पर ये मेष लग्न की एक कुंडली दी हुई है और साथ में ये कन्या लग्न की कुंडली है। जरूरत पड़ेगी तो एक को नवमांश मान लेंगे और जिस आधार पर चलेगी वहां पर हम ग्रहों को रखते जाएंगे और जो भी रूल्स हैं, जो भी सूत्र हैं, वे आपको इस तरीके से आप समझते चलोगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यदि जो गुरु हैं अर्थात जो बृहस्पति हैं वो कहां पर हो, वो 12th हाउस में हो। कहां पर हो? 12th हाउस में हो, 12वें घर में हो। जैसे गुरु यहां पर विराजमान हो, किसी की कुंडली में गुरु यहां पर विराजमान हो, 12वें घर में विराजमान हो, और जो द्वितीयेश है वह निर्बल हो। अब यहां पर द्वितीयेश कौन हो गए? शुक्र हो गए। यहां पर शुक्र कौन हो जाते हैं? द्वितीयेश। दोनों स्थितियों में शुक्र है द्वितीयेश। और अगर ये निर्बल हो जाए, जैसे कि 6, 8, 12 में चले जाएं, शुक्र यहां चले जाएं, पाप ग्रह इनको देखें, तो इस तरीके से सूर्य की संदिग्ध, जो सूर्य के काफी नजदीक हो जाएं, अस्त हो जाएं, तो उस स्थिति में ये निर्बल हो जाते हैं। और जो लग्न है, लग्न ये यहां पर कोई भी शुभ ग्रह इस लग्न को न देखता हो, शुभ ग्रह की लग्न पर, कोई भी शुभ ग्रह की लग्न पर दृष्टि न हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की अगर ऐसी कोई स्थिति है कि गुरु 12th हाउस में है, दूसरे घर का अधिपति 6, 8, 12 में चला जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए, अस्त हो जाए, तो इन सभी अवस्थाओं में, और ऊपर से लग्न भाव को कोई शुभ ग्रह न देखे, लग्न भाव को कोई शुभ ग्रह न देखे, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास जो धन है वह धन क्षीण होता रहेगा, उस धन का नाश होता रहेगा, वह धन समाप्त होता रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। दूसरा सूत्र है कि यदि लग्नेश जो लग्न का स्वामी होता है, लग्नेश, जैसे यहां 1 लिखा हुआ है, यहां 6 लिखा हुआ है, तो यहां पर बुध लग्नेश हो गए, यहां पर मंगल लग्नेश हो गए। तो यदि लग्नेश कहां हो जाए? द्वितीय भाव में चले जाएं। कहां पर चले जाएं? दूसरे भाव में चले जाएं। जैसे यहां पर अगर बुध है वो यहां पर चले जाएं, अगर बुध यहां चले जाएं इस भाव में लग्नेश, यहां पर ये मंगल है, ये यहां चले जाएं। वैसे मंगल दूसरे भाव में क्या हो जाते हैं? निष्फल हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, वह आप अलग सूत्र के आधार पर देखोगे। यहां समझाने के लिए नियम बता रहा हूं कि लग्नेश कहां चले जाएं? दूसरे भाव में चले जाएं। और जैसे यहां पर मेष लग्न की कुंडली में कहां चले गए? दूसरे भाव में चले गए मंगल। इसी तरीके से कन्या लग्न की कुंडली में जो बुध हैं वह दूसरे भाव में चले गए, और साथ ही साथ जो दूसरे भाव का स्वामी है वो कहां चला जाए? वो 11वें भाव में चला जाए। जैसे यहां पर शुक्र है, दोनों स्थान पर शुक्र है, ये यहां आ जाए, ध्यान से सुनते रहिए, यहां पर आ जाए, एकादश भाव में चले जाएं,
और जो एकादश भाव का स्वामी है, जो एकादश भाव का स्वामी है, वह कहां आ जाए? वह द्वितीय भाव में आ जाए। या तो देखिए ऐसे समझिए आप कि जो लग्नेश हैं वे दूसरे भाव में चले गए और जो द्वितीय हैं वे एकादश भाव में आ जाए। एक तो स्थिति ये हो गई, इसको आप अलग नोट कर लीजिए। अगर ये स्थिति नहीं बनती है तो फिर आपको क्या देखना होगा कि जो 11वें भाव का स्वामी है वो कहां चला जाए? दूसरे भाव में चला जाए। 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला जाए। जैसे यहां पर कौन है? शनि है। यहां पर शनि, अगर ये शनि यहां चले जाए, शुक्र वहां बैठ गए, एक दूसरे के घर में चले जाएं। 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में, दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर यहां चंद्रमा चले जाए। अब यहां पर एक सूत्र देखिए, या तो ये चलेगा या फिर ये सूत्र, ये अलग अलग सूत्र है दोनों। दोनों ही स्थितियों में उस व्यक्ति के पास में खूब धन समृद्धि रहने वाली है। धन की कोई कमी उसको सताने वाली नहीं है। खूब अच्छा खासा धन उस व्यक्ति के पास में रहने वाला है। कहने का अर्थ है कि जो धनेश हैं वह लाभ भाव में चले जाएं और जो लाभेश हैं वह कहां चले जाएं? वह धन भाव में चले जाएं। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है धन के लिए। वहीं जो लग्नेश हैं वो यदि धन भाव में चले जाएं और जो धन भाव के अधिपति हैं वो लाभ भाव में चले जाएं, तो ये भी बहुत अच्छा एक योग माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक अन्य सूत्र की तरफ। इस सूत्र है कि जो कुंडली के अंदर द्वितीयेश हैं और एकादेश हैं और लग्नेश हैं, अर्थात जैसे ये कुंडलियां हैं, यहां पर ये भाव और ये भाव, ये भाव कौन से हो गए? द्वितीय भाव, ये दूसरा भाव, ये लग्न भाव हो गया, ये दूसरा भाव हो गया और ये 11वां भाव हो गया। इनके अधिपति का अर्थ हो गया कि ये राशियां जो हैं उनके जो स्वामी हैं वो उनके अधिपति हो गए। 1 नंबर राशि मेष, मंगल, शुक्र और शनि। ऐसे यहां देख लीजिए, बुध, शुक्र और चंद्रमा। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर ये स्वग्रही हो, अपने घर में बैठे हो, लग्नेश लग्न में बैठा हो, द्वितीय भाव में, या कह सकते हैं कि धनेश अपने ही भाव में बैठा हो, वहीं जो एकादेश है या आयेश है वह अपने आय भाव में बैठा हो, एकादश भाव में बैठा हो, ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। एक धनी व्यक्ति के लिए परिचायक है, धन का परिचायक है कि ऐसा व्यक्ति अच्छा धनी होगा, खूब अच्छा खासा धन उसके पास में होगा। वहीं एक विशेष बात आपको जाननी चाहिए, वो बात है कि लग्नाधिपति, लग्न का जो स्वामी है, लग्नाधिपति हम उसको कहेंगे, लग्नाधिपति जो लग्न का स्वामी है वो उठकर कहां चला जाए? दूसरे भाव में बैठ जाए। जैसे यहां पर मंगल आ जाए, यहां पर बुध आ जाए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वह व्यक्ति अपना धनोपार्जन जो करेगा, अपना धन संग्रह जो करेगा, खुद की मेहनत से करेगा, उसके द्वारा ही धन उपार्जित किया जाएगा। जब भी लग्नाधिपति दूसरे भाव में चले जाएं तो इसका अर्थ यह होता है कि वह धन जो अर्जित करेगा स्वयं करेगा। लेकिन अगर जो लग्नाधिपति है, अगर उसके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि हो, या वह निर्बल होता हो, या वहां पर कुछ ना कुछ उससे संबंधित परेशानी होती हो, सूर्य के साथ में आ गया तो अस्त हो गया, ऐसी स्थिति आती हो, तो जो भी उसके विपरीत
स्थितियां आती हैं, ऐसे में वहां पर वह जो धनाधिपति है, धन भाव में बैठा हुआ लग्नाधिपति है, उसके ऊपर होगा क्या? उसको, क्योंकि स्वयं अर्जित धन है लेकिन पीड़ित है। अब मानकर चलिए किसी कमजोर आदमी को यह कह दिया जाए कि भाई आपको ही ये काम करना है, ये मकान आपको ही बनाना है। अब वो बनाएगा तो सही, लेकिन उसमें इतना दम नहीं है। वो उसे आराम से रुक रुक कर बनाएगा, बहुत मेहनत बहुत कष्ट से उसे बना पाएगा। तो वही यहां स्थिति होती है कि अगर लग्नेश निर्बल होकर दूसरे भाव में बैठे हो तो स्वयं निर्मित तो होगा, धन तो स्वयं उपार्जित ही होगा, लेकिन वहां पर वह बड़ी कठिनाई से धन को स्वयं उपार्जित कर पाता है। जहां तक ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारी परेशानियां उसको यहां पर रहती हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे अगले सूत्र पर। अब देखिए, हम सभी ये जानते हैं कि जो गुरु बृहस्पति हैं वह कौन है? वह धन कारक होते हैं। धन के संचय का अगर विश्लेषण किया जाता है, धन के संग्रह का विश्लेषण किया जाता है, तो गुरु बृहस्पति के आधार पर किया जाता है। अगर गुरु बृहस्पति का दूसरे भाव से कोई भी संबंध हो, दृष्टि संबंध हो या कोई भी संबंध हो, जैसे कि ये भाव है, या तो यहां पर बृहस्पति बैठे हो, इस भाव में गुरु बृहस्पति आकर बैठ जाए, या इस भाव को वह देखते हो कहीं से भी, 1 2 3 4 5, यहां गुरु बैठे हुए हैं, यहां से 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से देख रहे हैं। यहां शायद यहां बैठेंगे तो गुरु, तो कौन सी दृष्टि पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नौवीं दृष्टि से यहां से गुरु देखेंगे इस भाव को, छठे भाव में बैठकर। वहीं जो कौन सा भाव है, यहां पर जो 10वां भाव है, वहां से भी गुरु देखेंगे दूसरे भाव को। और गुरु कहां से देख सकते हैं? और गुरु देख सकते हैं अष्टम में बैठकर, यहां बैठेंगे तब भी 1 2 3 4 5 6 7, तब भी ये इस भाव को देखेंगे, दूसरे भाव को। तो गुरु की जब दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी, तो जिसके यहाँ छठे भाव में गुरु बैठे होंगे, गुरु 8वें भाव में बैठे होंगे, गुरु 10वें भाव में बैठे होंगे, ये तीन ही स्थिति ऐसी बनेंगी जब गुरु की दृष्टि कहां पर होगी? गुरु की जो पूर्ण दृष्टि है, बाकी हम और दृष्टियों को देखें तो वह आप देख सकते हो कैसे कैसे, लेकिन हम पूर्ण दृष्टि की यहां पर बात कर रहे हैं। पूर्ण दृष्टि जब जा रही है, अब 3 पाद दृष्टि है, 2 पाद दृष्टि, 1 पाद दृष्टि है, तो उसके आधार पर उनका फल भी उतना ही कम होता चला जाएगा। लेकिन पूर्ण दृष्टि में देखें तो पूर्ण दृष्टि कहां? जब छठे घर में गुरु बृहस्पति बैठे हो, 8वें घर में गुरु बृहस्पति बैठे हो, 10वें घर में बैठे हो, तब वह जो दूसरा भाव है उसको पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो यहां पर जब भी वे द्वितीय भाव से संबंध बनाएंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन अवश्य होगा, धन अवश्य आएगा। अब देखना क्या है कि ये जो बृहस्पति हैं, ये जो बृहस्पति हैं, इनमें कितनी शुभता है, किसके घर में बैठे हुए हैं? स्वग्रही हैं, मित्र क्षेत्री हैं, उच्च के होते हैं या फिर नीच के होते हैं, शत्रु क्षेत्री हैं। तो जिस प्रकार से इनकी स्थिति होगी, अस्त हैं, तो जो भी इनकी स्थिति है उस स्थिति के आधार पर आप ये देख सकते हो कि धन की स्थिति कैसी होगी। जहां ये उच्च के हो जाते हैं वहां पर बहुत अच्छा धन देंगे, जहां पर मित्र क्षेत्री हैं वहां पर कम देंगे। तो धन की स्थिति जो बनेगी उनकी स्थिति के आधार पर, निर्बल हैं या ज्यादा बलवान हैं, उसके आधार पर आप देख सकते हो। लेकिन दूसरे भाव से जब भी संबंध बनाएंगे तो निश्चित है धन का आगमन कराएंगे। कम या ज्यादा की स्थिति वह उनके बल के आधार पर आप कह पाओगे कि गुरु का बल कितना है, और उस बल के आधार पर आप ये बता पाओगे कि धन बहुत अधिक आएगा या थोड़ा बहुत ही प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी के पास में कभी कभी देखा होगा आपने कि कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी ऋण में रह जाता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर कर्ज बना ही रहता है, थोड़ा सही ज्यादा सही कर्ज बना रहता है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जीवन कर्ज में चला गया। तो ऋणग्रस्त होने का जो स्थिति है कब बनती है? जब द्वितीय भाव का जो स्वामी है
वह नीच हो जाए, पहली बात। द्वितीय भाव का स्वामी नीच हो जाए, मानकर चलिए यहां दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है, अगर शुक्र यहां चला गया तो नीच हो जाएगा। यही बात नहीं रुकेगी अभी, खाली इसको देख के आप ये नहीं कह सकते ऋणग्रस्त ही रहेगा, लेकिन ये नीच भी हुआ और सूर्य से अस्त भी हुआ। सूर्य साथ में बैठ के सूर्य ने अस्त कर दिया। कभी कभी डिग्री से आप देखिए कि सूर्य अस्त करते हैं नहीं करते हैं, साथ बैठकर भी कभी कभी अस्त नहीं होते, तो आप अच्छे से विश्लेषण कर लें अस्त हो रहा है अथवा नहीं। तो शुक्र जैसे यहां पर है, कुल मिलाकर शुक्र से मत देखिए, दूसरे भाव का जो अधिपति है वह यदि नीच हो जाए और सूर्य से अस्त भी हो जाए, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर ऋण अवश्य रहता है। बल के आधार पर आप देखोगे कि अगर अत्यधिक बल है तो वहां पर अधिक नीचता, जहां अधिक नीचता है वहां पर अधिक ऋण, कम नीचता है तो कम ऋण से, लेकिन कुछ भी उसके ऊपर ऋण अवश्य रहेगा। तो ऐसी स्थिति रहती है तो 150 रुपए किसी से ऋण ले दो, उसको दो मत कहीं, बस ये कि भाई ये ऋण है इसको दो मत, लेकिन कम लेकर अपने पास में रख लीजिए ताकि उसका कहीं ना कहीं ये हो जाए कि हाँ जी ऋण आपने ले रखा है। तो यह स्थिति बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी ये दोनों ही कहां हो जाएं, जैसे इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी दोनों ही यहां पर बैठ जाएं, जैसे यहां पर शुक्र है या गुरु है, एक ही भाव में दूसरे भाव में बैठ गए, यहां पर सूर्य और यहां पर शुक्र, भाव वो तो बैठा ही हुआ है, 12वें भाव का भी उठ कर आ गए, चलो जी हम भी चलते हैं, हम भी दूसरे भाव में बैठेंगे। ये स्थिति बनती हो, यह स्थिति बनती हो तो भी धन के लिए बड़ी परेशानी वाली स्थिति होती है, धन का यहां पर ये नाश कराने वाली स्थिति होती है, क्योंकि व्ययेश धन भाव में आगे खर्चा कराते रहेंगे, व्यय कराते रहेंगे, धन का क्षय होता रहेगा। जब भी धन भाव में धनेश बैठा हो और व्ययेश भी आकर बैठ जाएं, व्ययेश कौन हो गए 12वें भाव के मालिक, धनेश कौन हो गए दूसरे भाव के मालिक, धनेश तो बैठ गया बड़ी अच्छी स्थिति रही, लेकिन व्ययेश भी आकर बैठ गए तो धन नाश की स्थिति बना दी, तो ऐसी स्थिति में धन का नाश होता रहेगा। वहीं अगर हम देखें कि जो तृतीय भाव है, जो दूसरा भाव है, वहां पर आपको क्या देखना होगा, उसके अतिरिक्त एक अलग सूत्र और देख लेते हैं कि जो 11वें भाव का मालिक है एकादेश, जैसे यहां पर 11वें भाव का मालिक अगर देखें, पहले मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको ये सूत्र समझ में आ जाए, वो अलग बात थी ये अलग बात है। देखिए जैसे एकादेश कहां चले जाएं, यहां चले जाएं या यहां चले जाएं या यहां चले जाएं, 6 8 12 में चले जाएं, 11वें भाव के मालिक कहां पर चले जाएं 6 8 12 में, 6 8 12 में चले जाएं। ऐसे ही यहां पर यहां कौन हो जाते हैं शनि, शनि यहां बैठ गए, शनि यहां बैठ गए, शनि यहां बैठ गए, क्या हो गया धन नाश की स्थिति, धन खर्चे बढ़ा देंगे, लाभ क्या हो जाएगा व्यय होता रहेगा। यहां चले गए छठे में तो रोग आदि ऋण आदि से संबंधित पटाते रहो, लोन पटाते रहो, इस तरीके से यहां चले गए तो कुछ ना कुछ बवंडर मचा रहेगा, कुछ ना कुछ आपको ऐसा कुछ रहेगा जीवन में कि वो आय का जो धन का है कहीं ना कहीं व्यय होता रहेगा, सृजित नहीं हो पाएगा, धन नाश होता रहेगा। वहीं जैसे यहां पर चंद्रमा, चंद्रमा यहां चले गए, एकादश चंद्रमा है यहां बैठ गए, यहां बैठ गए, यह भी स्थिति किसकी हो गई सेम है, व्यय की हो गई। अब धन संग्रह का जो ग्रह माना जाता है कि धन संग्रह कौन गुरु बृहस्पति, अब गुरु बृहस्पति से भी हम इस बात का विचार कर लेते हैं कि जो गुरु बृहस्पति हैं वो 12वें भाव में बैठ जाएं, गुरु बृहस्पति 12वें भाव में चले जाएं, वैसे यहां पर तो अपना ही भाव बन गया इनका,
यहां पर बैठ जाए तो यहां तो कम फल देंगे, ऐसा खराब अपना भाव है। लेकिन गुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठ जाए, हम कॉमन देख रहे हैं किसी भी उसके लिए 12वें भाव में अगर बैठ जाए और जो द्वितीय हैं वे क्या हो जाएं, कमजोर हो जाएं, निर्बल हो जाएं। गुरु बृहस्पति, मैंने शायद ये सूत्र आपको पहले बता दिया था कि गुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठ जाएं और द्वितीय से ये कमजोर हो जाएं, द्वितीय से निर्बल हो जाएं, 6 8 12 में चले जाएं 6 8 12 में चले जाएं इस तरीके से। और लग्न पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, लग्न पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी धन का नाश होता है। ऐसी स्थिति भी धन के नाश की सूचक होती है। अब धन नाश के साथ साथ में ये जो दूसरा भाव है ये कहीं ना कहीं संपत्ति का भाव है, तो अगर धन का नाश होता रहेगा तो आप कैसे जो अचल संपत्ति, जो अचल संपत्ति का भाव है उसको आप कैसे कर सकते हो। अगर जमीन जायदाद आप खरीदोगे, प्लॉट आदि खरीदोगे, तो जो द्रव्य है उसको खरीदोगे, तो आपको उसके लिए कहीं ना कहीं जो व्यय है वो कम होने जरूरी है, तो तभी खरीद पाओगे। और जहां पहले ही उनका व्यय अधिक हुआ पड़ा है तो आप कैसे उसको संग्रहित रख सकते हो। इसलिए संपत्तियों का भी यहां नाश समझना चाहिए कि जो संपत्तियां हैं उनका भी क्षय होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं लेकर आऊंगा कि चतुर्थ बृहस्पति और शुक्र से धन संबंधित स्थिति को हम कैसे जानेंगे। चतुर्थ बृहस्पति और शुक्र से अब तक हमने देखा लग्न, द्वितीय और बृहस्पति से धन की स्थिति। अब देखेंगे जो सुख भाव का स्वामी है वह सुख भाव बृहस्पति और शुक्र, इनके आधार पर भी नेक्स्ट क्लास में हम फल देखेंगे जो भाग 3 रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।